हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के कुछ क्वेश्चन। मैंने जो लिटरेरी टर्म्स वाली वीडियो डाली थी तो उसके अंदर मैंने ऑप्शन नहीं डाले हुए थे। ऑप्शन इसलिए नहीं डाले हुए थे कि ऑप्शन से आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इस वजह से मैंने ऑप्शन नहीं डाले थे। तो बच्चों ने सोचा कि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए हैं, बट मैं हर वो क्वेश्चन आपको हमेशा ही PYQ लेके आती हूँ आपके लिए, क्योंकि PYQ में से हमारे क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं हर PYQ जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है वो मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हमारी किस्मत कितना काम करती है, कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं और कितने नहीं आते हैं। आज वाले लेक्चर में भी मैं PYQ ही लेके आई हूँ। तो बच्चे पूछते हैं कि PYQ है या नहीं है लिटरेरी टर्म्स वाले में भी, तो हाँ, मैं PYQ ही करवा रही हूँ आपको। ठीक है, हर सब्जेक्ट से PYQ ही करवा रही हूँ। यहाँ पर भी आज मैं पढ़ा देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हेयर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस commonly asked in TGT, PGT exams related to writing skill, including multiple choice questions and filling the blanks. Each question is accompanied by the answer and brief explanation. ठीक है, तो सभी PYQ ही करेंगे आज भी, और टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन एस्से से आएगा। एस्से राइटिंग, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एन एस्से? निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? टू इन्फॉर्म और परसुएट, सूचित करना या मनाना। एन एस्से ऑन क्लाइमेट चेंज एम्स टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट इट्स फैक्ट एंड परसुएट देम टू, यानी कि सिंपल आपको याद रखना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, इन्फॉर्म करना या परसुएट करना का मीनिंग होता है एस्से का। जैसे जलवायु निबंध पर एक निबंध पाठकों के प्रभाव के बारे में सूचित करने और उन्हें कार्यवाही के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखता है। एक निबंध का उद्देश्य विचारों तर्कों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना है, जो आमतौर पर दर्शकों को सूचित करने या मनाने के लिए होता है। भाई थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी, लेक्चर बड़ा हो जाता है। सेकंड है लेटर राइटिंग, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द सैल्यूटेशन ऑफ ए फॉर्मल लेटर? एक औपचारिक पत्र की अभिवादन में क्या शामिल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डियर सर और मैडम। ठीक है, नौकरी के आवेदन पत्र में अभिवादन डियर हायरिंग मैनेजर ये होना चाहिए। और औपचारिक पत्र में अभिवादन एक सम्मानजनक स्वर स्थापित करता है और प्राप्तकर्ता के शीर्षक या स्थिति को इंगित करता है। रिपोर्ट राइटिंग के शीर्षक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन रिपोर्ट? निम्नलिखित में से निवेदन में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ठीक है, यानी कि रिपोर्ट में कौन सा आवश्यक है? तो फैक्चुअल डाटा, यानी कि फैक्ट, आपके फैक्ट के साथ डाटा होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए डाटा? यही होना चाहिए आपका रिपोर्ट के अंदर। तो वार्षिक बिक्री प्रदर्शन, एक रिपोर्ट में बिक्री के आंकड़ों और आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ दस्तावेज होते हैं जो निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी पर निर्भर करते हैं। स्पीच राइटिंग से अगला क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ द की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव स्पीच? एक प्रभावी भाषण का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो क्या है? क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? उसकी स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट रचना होनी चाहिए। स्पीच about environmental conservation is structured with an introduction, body and conclusion. उसके अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रचना दर्शकों को वक्ता के विचारों का पालन करने में मदद करती है और समझ बढ़ाती है। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं आज टॉपिक को थोड़ा सा और जल्दी बढ़ा रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए नोटिस? एक नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू इन्फॉर्म द पब्लिक को सूचित करना। ए स्कूल नोटिस अबाउट द अपकमिंग पेरेंट टीचर मीटिंग इन्फॉर्म्स पेरेंट अबाउट द डेट एंड टाइम। पता चल गया, जो पेरेंट मीटिंग है वो क्या क्या इन्फॉर्म करती है पेरेंट्स को कि डेट और टाइम क्या है पेरेंट्स मीटिंग का। एक्सप्लेनेशन नोटिस संक्षिप्त घोषणाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए होती हैं। आर्टिकल राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन आर्टिकल? एक लेख में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? एंगेजिंग हेडलाइंस, आकर्षक शीर्षक। यानी कि एक लेख का जैसे कोई भी एक आकर्षक शीर्षक होगा तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे कि इसके अंदर क्या है। तो शीर्षक उसका क्या, टाइटल क्या होना चाहिए उसका, उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, वो उसकी क्या नाम है, आकर्षक होनी चाहिए। जैसे नियमित व्यायाम के लाभ, शीर्षक वाला लेख तुरंत पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, एक आकर्षक शीर्षक पाठकों को आकर्षित करता है और लेख की सामग्री का स्पष्ट विचार प्रदान करता है। डायलॉग राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रूशियल फॉर राइटिंग
रियलिस्टिक डायलॉग, वास्तविक संवाद लिखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या है? मिमिकिंग रियल स्पीच पैटर्न, वास्तविक बातचीत के पैटर्न का अनुकरण करना। एक कहानी में पात्र अनौपचारिक भाषा और संकुचन का उपयोग करते हैं जिससे उनका संवाद वास्तविक लगता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक बातचीत के पैटर्न का अनुकरण किसके अंदर करते हैं? किसके अंदर करते हैं? वास्तविक संवाद लिखने के लिए, यानी कि इसका नाम ही क्या? वास्तविक संवाद लिखने के लिए क्या मेथड? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक के अंदर तो क्या होगा? जो वास्तविक बातचीत के पैटर्न का अनुकरण करता है। एक कहानी में पात्र अनौपचारिक भाषा और संकुचन का उपयोग करते हैं जिससे उनका संवाद वास्तविक लगता है। वास्तविक संवाद यह दर्शाता है कि लोग स्वाभाविक रूप से कैसे संवाद करते हैं, जो पात्रों की प्रामाणिकता को बढ़ाता है। समरी राइटिंग से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए समरी फोकस ऑन? एक सारांश को पर ध्यान केंद्रित, समरी को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो मेन आइडियाज एंड की पॉइंट्स, उसके मेन आइडिया और की पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक उपन्यास का सारांश केंद्रीय कथानक और मुख्य पात्रों के विकास को बिना अतिरिक्त विवरण के शामिल करता है। एक सारांश जानकारी को एक छोटे प्रारूप में संक्षिप्त करता है, केवल आवश्यक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज असेंशियल इन एन एडवर्टाइजमेंट? एक विज्ञापन में कौन सा घटक आवश्यक है? तो कॉल टू एक्शन, कार्रवाई के लिए कॉल। ठीक है, तो एक विज्ञापन में कौन सा घटक आवश्यक होता है? कॉल टू एक्शन, कार्रवाई के लिए कॉल। ये याद रखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट में क्या आवश्यक इंपॉर्टेंट है? कॉल टू एक्शन। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यू फोन इनकरेजेस व्यूअर्स टू बाय नाउ। एक नए फ़ोन का विज्ञापन दर्शकों को अभी खरीदने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कार्रवाई के लिए कॉल दर्शकों को विशिष्ट कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि खरीदारी करना। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट इज़ की एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? रचनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो क्या है? यूज ऑफ इमेजिनेटिव लैंग्वेज, कल्पनाशील भाषा का उपयोग। किसके अंदर होती है इमेजिनेटिव? क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। एक कविता जीवंत चित्रण का उपयोग करके भावनाओं को जगाने और पाठक के लिए एक मजबूत दृश्य अनुभव उत्पन्न करती है। रचनात्मक लेखन कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से विचारों और भावनाओं की खोज को प्रोत्साहित करता है। अब ईमेल राइटिंग से क्वेश्चन आएगा। आप देखो, ये नहीं है कि आपके पीछे जिनसे क्वेश्चन आए हुए थे आगे भी उन्हीं से आएंगे। राइटिंग स्किल मीन्स सारी की सारी राइटिंग स्किल जो कि मैं जो चाहे ईमेल राइटिंग है, चाहे उसके से क्वेश्चन हो सकता है कि अब ना आया हो, नेक्स्ट पेपर में आ जाए, इसलिए मैंने जितनी भी राइटिंग स्किल होती है ना, मैंने उन सबको इंक्लूड कर लिया है। व्हाट इज़ एन एसेंशियल फॉर राइटिंग ए प्रोफेशनल ईमेल? एक पेशेवर ईमेल के लिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईमेल के अंदर क्या आवश्यक होना चाहिए? फॉर्मल सब्जेक्ट लाइन, एक औपचारिक विषय रेखा। एक पेशेवर ईमेल की विषय रेखा हो सकती है परियोजना अद्यतन, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट अपडेट, ये हो सकती है उसकी विषय रेखा। एक स्पष्ट और औपचारिक विषय रेखा ईमेल के उद्देश्य को दर्शाती है और संदेश के स्वर को निर्धारित करती है। इन्विटेशन राइटिंग, व्हाट इज़ द की एलिमेंट ऑफ एन इन्विटेशन लेटर? निमंत्रण पत्र का मुख्य तत्व क्या होता है? डेट, टाइम एंड वेन्यू, क्योंकि इन्विटेशन जब आपको दे रहे हो तो सबको सबसे ज़्यादा जानने के लिए क्या होता है? किस टाइम जाना है, किस दिन जाना है, किस जगह पर जाना है, ये मेन चीज़ें होती हैं इन्विटेशन लेटर के लिए। यू आर कोर्डियली, आपको वार्षिक सम्मेलन के लिए 15 नवंबर को सुबह 10 बजे सिटी हॉल में आमंत्रित किया जाता है। यू आर कोर्डली इन्वाइटेड टू द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन November 15th at 10 AM सिटी हॉल। एन इन्विटेशन शुड क्लियरली मेंशन when and where the event will take place, ensuring the invitee knows the details. उसके बाद है सर्कुलर राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्कुलर? सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य है टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ए ग्रुप, एक समूह को महत्वपूर्ण जानकारी देना। कार्यालय के कार्य समय में बदलाव के बारे में एक सर्कुलर सभी कर्मचारियों को अद्यतन के बारे में, यानी कि जो भी चेंज हुआ उसके बारे में सूचित करता है। ठीक है, सर्कुलर का उपयोग एक बड़े समूह को आधिकारिक तरीके से जानकारी शीघ्रता से फैलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मेमो राइटिंग, विच इज़ ए की फीचर ऑफ ए मेमो, एक ज्ञापन की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, यानी कि मेमो क्या होता है, उसके अंदर क्या मेमो क्या होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी संक्षिप्त होना चाहिए और स्टिक होना चाहिए। जैसे कृपया अपनी रिपोर्ट शुक्रवार शाम 5 बजे तक जमा करें, ये है क्या? मेमो। एग्जाम्पल है ये, प्लीज़ सबमिट योर रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे एट 5 PM।
ज्ञापन या मेमो आर डिजाइन टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्विकली एंड डायरेक्टली विदाउट अननेसेसरी डिटेल। यानी कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली होती है, क्विकली होती है, बिना किसी बिना किसी जो अदर चीज़ें होती हैं क्या था, अननेसेसरी डिटेल के बिना होती है। उसके बाद है रेज्यूम राइटिंग। तो रेज्यूमे में क्या होता है, कौन सा खंड सबसे महत्वपूर्ण होता है, विच सेक्शन इज मोस्ट क्रिटिकल इन ए रेज्यूमे। तो रेज्यूमे के अंदर क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस, आपका कार्य अनुभव, वर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर फॉर 5 years हैंडलिंग मेजर कंपेन्स। यानी कि कंपेन होते हैं अभियान, जब 5 वर्षों तक मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया और प्रमुख अभियानों को संभाला। नियोक्ता उम्मीदवार के प्रासंगिक कौशल और उपलब्धियों का आकलन करने के लिए कार्य अनुभव अनुभाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 बायोडाटा राइटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंक्लूडेड इन बायोडाटा। बायोडाटा में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस, शिक्षा और योग्यताएं। ठीक है, रेज्यूम के अंदर तो क्या होता है, रेज्यूमे के अंदर आपका एक्सपीरियंस और बायोडाटा के अंदर आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस। क्या था, जैसे कंप्लीटेड बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन 2019 में XYZ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक पूरा किया। ये बायोडाटा में मुख्य रूप से शिक्षा, योग्यताएं और रोजगार से संबंधित व्यक्तिगत विवरण शामिल होते हैं। आर्टिकल रिव्यू राइटिंग। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ एन आर्टिकल रिव्यू। एक लेख समीक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है, तो क्या होता है, ऑफरिंग ए क्रिटिक ऑफ द आर्टिकल, लेख की आलोचना प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि जो आपका आर्टिकल रिव्यू होता है, आर्टिकल रिव्यू के अंदर क्या होता है, एक आर्टिकल की क्या करना, क्रिटिक करना, यानी कि आर्टिकल को क्रिटिसाइज करना, किसी लेख की आलोचना दिखाना, क्या किसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्टिकल रिव्यू का। द आर्टिकल जैसे लेख जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है, लेकिन प्रस्तावित समाधानों में गहराई की कमी है। अब देखो, ये आर्टिकल किसी ने लिख दिया, इस आर्टिकल के ऊपर आपको रिव्यू देना, तो रिव्यू इसका अंदर आप क्या देंगे, तो इसके अंदर आप बताएंगे कि क्या ठीक और क्या गलत है। एक लेख समीक्षा, आर्टिकल रिव्यू लेख की सामग्री, संरचना और तर्क का मूल्यांकन और आलोचना करती है। प्रपोजल राइटिंग। व्हाट इज़ द की पर्पज ऑफ ए प्रपोजल। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू सिक अप्रूवल और फंडिंग, स्वीकृति या वित्त पोषण प्राप्त करना। यानी कि जब भी हम कोई प्रपोजल लिखते हैं उसका पर्पज क्या होता है, या तो अप्रूवल लेना या फिर फंडिंग करवाना। एक बिजनेस प्रपोजल फॉर ए न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक नई विपणन रणनीति के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव में अनुमानित लागत और अपेक्षित परिणाम शामिल है। प्रस्ताव औपचारिक दस्तावेज होते हैं जो दर्शकों को किसी परियोजना या योजना को मंजूरी देने या समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेसिज राइटिंग। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसिज राइटिंग। प्रेसी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू कंडेंस इंफॉर्मेशन, जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना। प्रेसी लेखन का उद्देश्य है। ए प्रेसिज ऑफ 500 वर्ड आर्टिकल समराइजेज द की पॉइंट्स इन 100 वर्ड्स। 500 शब्दों के एक लेख का प्रेसी मुख्य बिंदुओं को 100 शब्दों में क्या करता है, 100 शब्दों में संक्षेपित करता है। यानी कि 500 शब्द हैं उसको 100 शब्दों में लिखना है। प्रेसी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि समराइज करना है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। प्रेसी लेखन में एक लंबे पाठ को उसके मुख्य संदेश को खोए बिना उनके आवश्यक बिंदुओं तक सीमित किया जाता है। उसके बाद है डायरी एंट्री राइटिंग। डायरी, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक टोन ऑफ ए डायरी एंट्री। डायरी प्रविष्टि का विशेष स्वर क्या होता है, क्या चीज़ होती है विशेष, उसके अंदर पर्सनल और रिफ्लेक्टिव होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत और चिंतनशील। टुडे आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय वर्क बट आई मैनेज टू फिनिश माई टास्क। आज मैं काम से अभिभूत महसूस कर रहा था लेकिन मैंने अपने काम पूरे कर दिए। ठीक है, यानी ज़्यादा काम हो गया था। डायरी एंट्रीज टिपिकली एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग होती हैं, थॉट होते हैं, और रिफ्लेक्शन इन इनफॉर्मल, औपचारिक रूप से उसके अंदर रिफ्लेक्शंस होते हैं। फॉर्मल लेटर राइटिंग। व्हाट इज़ द करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर ए फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र के लिए सही संबोधन क्या है, तो डियर सर और मैडम।
डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। प्रिय महोदया, मैं मार्केटिंग कार्यकारी के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। औपचारिक पत्र के लिए एक सम्मानजनक और विनम्र स्वर आवश्यक होता है, इसलिए प्रिय महोदया एक उपयुक्त संबोधन है। कंप्लेंट लेटर राइटिंग, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कंप्लेंट लेटर। शिकायत पत्र में क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? डिटेल्स ऑफ इशू एंड डिजायर्ड रिजोल्यूशन। समस्या का विवरण और अपेक्षित समाधान दोनों ही होने चाहिए। कौन से लेटर के अंदर? कंप्लेंट लेटर के अंदर। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द 40 प्रोडक्ट आई रिसीव्ड ऑन October 1st। 1 अक्टूबर को प्राप्त किए गए दोषपूर्ण उत्पाद के बारे में शिकायत करने के लिए लिख रहा हूँ। शिकायत पत्र में स्पष्ट रूप से समस्या का उल्लेख किया जाना चाहिए और भेजने वाले को इस समाधान की उम्मीद है कि इसका सुझाव देना चाहिए। कवर लेटर राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कवर लेटर। कवर लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ए जॉब पोजीशन, नौकरी के पद में रुचि व्यक्त करना। ठीक है, यानी कि नौकरी के पद में रुचि व्यक्त करना। टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ए जॉब पोजीशन। कवर लेटर का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? जॉब पोजीशन के अंदर इंटरेस्ट दिखाना। मैं आपकी कंपनी में डेटा विश्लेषक के विज्ञापित पद पे मैं अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। ए कवर लेटर इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट एंड एक्सप्लेन वाई दे आर सुटेबल फॉर ए जॉब। इसके अंदर कवर लेटर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है कैंडिडेट कि वो क्यों इस जॉब के लिए सुटेबल है। इंक्वायरी लेटर राइटिंग, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ इंक्वायरी लेटर। एक पूछताछ पत्र का स्वर कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? फॉर्मल एंड पोलाइट, औपचारिक और विनम्र होना चाहिए। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूशंस। क्या आप कृपया अपने संस्थान द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? ठीक है, यानी फॉर्मल होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। कौन सा लेटर? जो कि आप इंक्वायरी लेटर, किसी से आप कुछ पूछोगे तो उसके अंदर आप क्या नाम है, उसके अंदर आप पोलाइट होगे, फॉर्मल होंगे तो आपको आंसर भी जल्दी अच्छे से मिलेगा। पूछताछ पत्रों को जानकारी मांगते समय एक सम्मानजनक और पेशेवर स्वर बनाए रखना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट समराइज द मेन पॉइंट्स। रिपोर्ट का कौन सा खंड मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करता है? एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कार्यकारी सारांश। द एग्जीक्यूटिव समरी हाईलाइटेड द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द मार्केट रिसर्च इंक्लूडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड सेल्स ट्रेड्स। कार्यकारी सारांश में बाजार अनुसंधान के मुख्य निष्कर्षों को उजागर किया गया है, जिसमें ग्राहक प्राथमिकताएं और बिक्री प्रवृत्तियां शामिल थी। उसके बाद है एजेंडा राइटिंग, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन एजेंडा। एजेंडा का उद्देश्य क्या है? टू लिस्ट द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, एक बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना। बैठक के लिए एजेंडा, यानी कि एजेंडा फॉर मैम मीटिंग्स, बजट रिव्यू, प्रोजेक्ट अपडेट्स, न्यू हायर्स डिस्कशन। बैठक के लिए एजेंडा, स्पष्ट समीक्षा, परियोजना अद्यतन, नए कर्मचारियों पर चर्चा। ठीक है, टू लिस्ट द टॉपिक्स ऑफ द डिस्कस्ड इन मीटिंग में क्या क्या चीज़ें, मतलब आपका इन मीटिंग के अंदर, एजेंडा के अंदर आपको का क्या क्या उद्देश्य होता है। इसके अंदर बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों की एक सूची बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, बजट का रिव्यू क्या होगा, प्रोजेक्ट अपडेट क्या होगी, न्यू हायर डिस्कशन क्या होगा। एक एजेंडा बैठक के दौरान कवर किए जाने वाले विषयों को रेखांकित करता है, जिससे भागी समय पर बने रहते हैं। माइनूट्स ऑफ मीटिंग राइटिंग, बैठक के मिनटों में क्या दर्ज किया जाता है। चर्चाओं और समरी ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन मेड, यानी चर्चाओं और लिए गए निर्णयों का सारांश होता है। किसके अंदर होता है ये? माइनूट्स ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग की माइनूट्स होती हैं उसके अंदर। द मीटिंग कंक्लूडेड विद ए डिसीजन टू एलोकेट मोर फंड्स टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बैठक का समापन मार्केटिंग विभाग को अधिक धन आवंटित करने के निर्णय के साथ हुआ। यानी कि मिनटों में जो चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं और बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को दर्ज किया जाता है। यानी जो मिनट्स होते हैं या माइनोट्स होते हैं, उनके अंदर क्या लिया जाता है? उनके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु और यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद जो निर्णय लिए जाते हैं उनको दर्ज किया जाता है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए नोटिस, एक नोटिस में कौन सी जानकारी शामिल होती है? नोटिस के अंदर टाइम, डेट और पर्पज, ये सभी शामिल होती हैं।
ये जैसे कि नोटिस 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक आयोजित की जाएगी। एक नोटिस में आवश्यक विवरण जैसे दिनांक, समय, उद्देश्य शामिल होना चाहिए ताकि पाठकों को सही ढंग से सूचित किया जा सके। प्रेस राइटिंग, रिलीज राइटिंग। एक प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोमोट ए प्रोडक्ट और इवेंट, किसी उत्पाद या कार्यक्रम को बढ़ावा देना। जैसे ABC कॉर्प 15 नवंबर यानी 15 नवंबर को अपने नए पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के लॉन्च की घोषणा करते हुए उत्साहित है। एक प्रेस विज्ञप्ति मीडिया को नए उत्पादों, सेवाओं और कार्यक्रमों के बारे में औपचारिक घोषणा होती है। पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग। What should be highlighted in personal statement for college admission? कॉलेज प्रवेश के लिए व्यक्तिगत बयान में क्या उजागर किया जाना चाहिए? तो एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड गोल्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, यानी कि जो आपका क्या होता है कॉलेज एडमिशन में पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है आपकी जो अचीवमेंट्स होते हैं, आपके जो गोल्स होते हैं वो दोनों। उसके बाद प्रपोजल राइटिंग से क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ए बिजनेस प्रपोजल। तो व्यावसायिक प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू सजेस्ट ए बिजनेस आइडिया और प्रोजेक्ट। जैसे वी पर्पज टू पार्टनर विद योर कंपनी फॉर ए जॉइंट वेंचर इन डिजिटल मार्केटिंग। हम आपकी कंपनी के साथ डिजिटल मार्केटिंग में एक संयुक्त उद्यम के लिए साझेदारी करने का प्रस्ताव करते हैं। एक व्यावसायिक प्रस्ताव का उद्देश्य संभावित साझेदार या ग्राहक को योजना या परियोजना प्रस्तुत करना। विच पार्ट ऑफ एन एसे प्रोवाइड ए समरी ऑफ द मेन आर्गुमेंट। निबंध का कौन सा भाग मुख्य तर्क का सारांश प्रस्तुत करता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि कौन से पार्ट के अंदर समरी आती है। ठीक है, मेन जो आर्गुमेंट आता है समरी का वो किसके अंदर आता है? तो वो कंक्लूजन के अंदर आता है। निष्कर्ष में स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है जिसे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। निबंध का निष्कर्ष मुख्य बिंदुओं को पुनः प्रस्तुत करता है और तर्क को समाप्त करता है। ईमेल राइटिंग। एक पेशेवर ईमेल को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लोजिंग। एक पेशेवर ईमेल को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिगार्ड्स योर नेम, यानी सादर आप रिगार्ड्स लिख के आपका नाम लिखते हो और एक रिपोर्ट आप क्या करते हो? ख़त्म करते हो। रिगार्ड्स लिख के आप नाम लिख देते हो लास्ट में, रिगार्ड्स जैसे जॉन स्मिथ। एक पेशेवर ईमेल को विनम्र और सम्मानजनक तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, जैसे सादर। मेमो राइटिंग। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए मेमो इन ए बिजनेस सेटिंग। व्यावसायिक सेटिंग में मेमो का मुख्य कार्य क्या है? टू अनाउंस इंटरनल अपडेट्स और पॉलिसीज, आंतरिक अपडेट या नीतियों की घोषणा करना। मेमो नवंबर से सभी कर्मचारियों को अपना साप्ताहिक रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर तक जमा करनी होगी। अब मेमो के अंदर मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक अपडेट यानी टू अनाउंस इंटरनल अपडेट, और जो पॉलिसी है उनके बारे में अपडेट करना। जैसे नवंबर में सभी कर्मचारियों को अपना साप्ताहिक रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर तक जमा करनी होगी। व्यवसाय में मेमो का उपयोग कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट या निर्देश देने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल राइटिंग। निर्देशात्मक लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? क्लियर एंड कंसाइज स्टेप्स, स्पष्ट और संक्षिप्त चरण। टर्न ऑन द कंप्यूटर, स्टेप ओपन द ब्राउज़र, यानी कि कंप्यूटर चालू करें और ब्राउज़र खोलें। यानी क्लियर और कंसाइज स्टेप्स होते हैं किसके अंदर? जो आप इंस्ट्रक्शनल राइटिंग होती है उसके अंदर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आगे क्या करना और क्या नहीं करना है। जैसे कि कंप्यूटर चालू करें और ब्राउज़र खोलें। निर्देशात्मक लेखन किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुसरण करने योग्य आसान चरण प्रदान करता है। न्यूज़ लेटर राइटिंग। न्यूज़ लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूज़ लेटर टू शेयर न्यूज़ एंड अपडेट, समाचार और अपडेट साझा करना। हमारे मासिक न्यूज़लेटर में कंपनी की नवीनतम उपलब्धियां और आगामी कार्यक्रम शामिल हैं। न्यूज़लेटर पाठकों को किसी संगठन के भीतर हालिया समाचारों, कार्यक्रमों, अपडेट के बारे में सूचित रखते हैं। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी। विज्ञापन की प्रतिलिपि का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो भी दर्शकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, टू परसुएड द ऑडियंस टू टेक एक्शन। तो एडवर्टाइजमेंट कॉपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्शकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, हरी, लिमिटेड ऑफर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इस चीज़ों से अगर आप देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री है, तो ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, तो आप क्या करते हैं? जल्दी से उस चीज़ को खरीदने की सोचते हैं। तो इसका मीनिंग दर्शकों को प्रेरित करना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का मनवाना कि वो जल्दी से खरीदे उस चीज़ को। विज्ञापन की प्रतिलिपि संभावित ग्राहकों को खरीदारी करने या किसी कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है। इंटरव्यू क्वेश्चन राइटिंग, what type of questions should be avoided during an interview? साक्षात के दौरान, इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए? तो क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, आप किसी की पर्सनल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए इंटरव्यू में। व्हाट आर योर फैमिली प्लान्स, जैसे आपकी पारिवारिक योजनाएं क्या हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए। पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट इन प्रोफेशनल इंटरव्यू सेटिंग, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्न पेशेवर साक्षात्कार में अनुपयुक्त माने जाते हैं। इनविटेशन राइटिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एन इनविटेशन लेटर? निमंत्रण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू इन्वाइट समवन टू एन इवेंट और ओकेजन, किसी कार्यक्रम या अवसर के लिए किसी को आमंत्रित करना। यू आर कोर्डली इन्वाइटेड टू द एनुअल कंपनी डिनर ऑन December 20। निमंत्रण पत्र किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से किसी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें समय, दिनांक और स्थान का विवरण होता है। रेज्यूमे राइटिंग, विच सेक्शन ऑफ ए रेज्यूमे हाईलाइट वर्क एक्सपीरियंस? रेज्यूमे का कौन सा खंड कार्य अनुभव को उजागर करता है? वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि कार्य अनुभव का जो ऑप्शन आता है उसके अंदर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। मार्केटिंग मैनेजर ABC कार्प जून 2018 वर्तमान, कार्य अनुभव अनुभाग उम्मीदवार की पिछली नौकरियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है। रिसर्च पेपर राइटिंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पेपर? शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है मौलिक शोध और निष्कर्ष प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2023 में। रिपोर्ट्स को लेके जो मतलब रिसर्च फाइंडिंग्स होते हैं, उनमें से जो ऑप्शन होते हैं उनसे, जो कि मैं पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जितने सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, वो मैंने बिल्कुल अब वहीं से करवाए हैं आपको जहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो क्या था हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव? रिसर्च पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च और एंड फाइंडिंग्स, यानी कि जो आपके रियल रिसर्च निकली है और जो आपकी फाइंडिंग्स निकली है उनको प्रस्तुत करना। यह शोध पत्र आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नए डाटा प्रस्तुत करता है। एक शोध पत्र किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर नए ज्ञान का योगदान देने का उद्देश्य रखता है। उसके बाद है मेंस ऑफ मीटिंग राइटिंग, बैठक के मिनट्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिनट्स इन ए मीटिंग? तो क्या होता है? टू रिकॉर्ड द मेन पॉइंट्स, जो मिनट्स होती हैं उसके अंदर मेन पॉइंट होते हैं, डिसीजन होते हैं, एक्शन होते हैं। एग्रीड अपॉन डूरिंग ए मीटिंग, बैठक के दौरान सहमत मुख्य बिंदुओं, निर्णयों और कार्यों को दर्ज करना, यानी कि बैठक के अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, कार्य लिए गए हैं, उनके अंदर उनसे सहमति, जिन चीज़ों के ऊपर सहमति हो जाती है उनको दर्ज किया जाता है। टीम ने परियोजना को 30 नवंबर तक जमा करने पर सहमति व्यक्त की है, कार्य जो उनको सौंपा गया, यानी कि ये चीज़ हो गई मीटिंग में और ये चीज़ कर दी गई। ये शब्द है। टीम एग्री टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय November 30, एक्शन असाइन टू जॉन, और एक्शन है वो किसको सौंप दिया गया है? जॉन को। मिनट्स सर्व एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन मीटिंग। मिनट्स यह दर्शाते हैं कि बैठक में क्या चर्चा की गई और क्या निर्णय लिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं 2023 वाले में, लेकिन सभी के सभी राइटिंग के टॉपिक हैं, उसमें नहीं आए हुए, आपके आगे वाले पेपर में तो आ सकते हैं ना, इसलिए मैंने सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड किए हैं आपके लिए। व्हाट सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट टिपिकली कंटेन्स द मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन? रिपोर्ट का कौन सा भाग आमतौर पर मुख्य निष्कर्ष और परिणाम प्रस्तुत करता है? तो कौन सा? एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यकारी सारांश। परियोजना, द प्रोजेक्ट was सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव विद ए 15% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही, जिससे उत्पादकता में 15% की वृद्धि हुई। देखो ये सारी चीज़ एग्जीक्यूटिव समरी है, ठीक है। और ये
क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट का कौन सा भाग, व्हाट इज रिपोर्ट का कौन सा भाग कंटेन द मेन फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन किस भाग में होते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर होते हैं, कार्यकारी सारांश में होते हैं। परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही, इसमें उत्पादकता में 15% की वृद्धि हुई। तो कार्यकारी सारांश रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं, निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है। प्रेस रिलीज राइटिंग, फिर प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या है भाई, टू इन्फॉर्म द मीडिया एंड पब्लिक अबाउट ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट न्यूज़, यानी कि कंपनी से क्या क्या न्यूज़ आई है, क्या कोई प्रोडक्ट क्लोज हुआ है, इस सब के बारे में किसको बताना, समाचारों के बारे में, इन सब समाचारों के बारे में सूचित करना मीडिया को और जनता को। एबीसी कार्प अगले महीने अपनी नई उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत की घोषणा करता है। प्रेस विज्ञप्ति महत्वपूर्ण समाचारों या अपडेट को मीडिया आउटलेट्स तक सार्वजनिक प्रसार के लिए पहुंचाती है। उसके बाद पर्सुएसिव राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग, प्रभावशाली लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू कन्विंस द रीडर टू एग्री विद ए स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, पाठक को किसी विशेष दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए राजी करना। वी शुड अडोप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूलन तरीकों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब किसका है, पर्सुएसिव राइटिंग का, यानी कि पाठक को किसी विशेष दृष्टिकोण से, मतलब हम किसी विशेष चीज़ के ऊपर जो भी हमारी जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, जो हमने लिखा है, तो हम उसको पर्सुएसिव करते हैं, यानी कि हम उसको मनाते हैं अपना जो हमारा दृष्टिकोण है उसके लिए। जैसे कि हमें हमारी पीढ़ियों को, हमारे ये कहते हैं कि हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचेगा, अगर आज हम पानी बचाएंगे तभी वो पानी को यूज़ कर पाएंगी। तो इस तरह से जो भी रीडर है उसको अपनी बात मनाना। प्रभावशाली लेखन का उद्देश्य किसी विशेष मुद्दे पर पाठक की राय या कार्रवाई को प्रभावित करना होता है। एजेंडा राइटिंग, बैठक के एजेंडा का उद्देश्य क्या होता है, चर्चा, टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, चर्चा किए जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करना। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन भी, एक बार फिर से इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। जैसे बजट अप्रूवल, टीम रेस्ट्रिक्टिंग, सॉरी भी पढ़ा नहीं जा रहा है ये वर्ड, कई बार मेरे से कुछ वर्ड नहीं पढ़े जाते, सॉरी उसके लिए। प्रोजेक्ट टाइम लाइन रिव्यू, तो परियोजना समय रेखा समीक्षा। The agenda outlines the key points and topics that will be discussed during a meeting. एजेंडा बैठक के दौरान चर्चा किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं और विषयों की रूपरेखा तैयार करता है। स्पीच राइटिंग, विच इज़ द की एलिमेंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग ए पर्सुएसिव स्पीच, प्रभावशाली भाषण लिखते समय किस प्रमुख तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, तो क्लियर आर्गूमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्पष्ट तर्क और मजबूत साक्ष्य होने चाहिए आपको स्पीच राइटिंग में। जैसे जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, जैसा कि बढ़ते समुद्र स्तर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से देखा जा सकता है। ए परसुएसिव स्पीच मस्ट बी लॉजिकल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय सॉलिड एविडेंस टू कन्विंस द ऑडियंस, प्रभावशाली भाषण को तार्किक, अच्छी तरह से व्यवस्थित और ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए ताकि श्रोताओं को प्रभावित किया जा सके। आर्टिकल राइटिंग से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन राइटिंग आर्टिकल राइटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन में आवश्यक है, तो एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक और अच्छी तरह से शोधित जानकारी। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 70% लोग महामारी के बाद घर से काम करना पसंद करते हैं। एक लेख को पाठकों को सूचित या शिक्षित करने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है ब्लॉग राइटिंग, व्हाट इज़ वन ऑफ द की डिफरेंसेस बिटवीन ब्लॉग राइटिंग एंड फॉर्मल एसे राइटिंग, ब्लॉग लेखन और औपचारिक निबंध लेखन के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है, तो ब्लॉग राइटिंग यूजेज ए मोर कन्वर्सेशनल टोन, ब्लॉग लेखन में अधिक बातचीत पूर्ण लहजे का प्रयोग होता है। जैसे हेलो पाठकों, आज मैं घर से काम करते समय उत्पादक बने रहने के कुछ सुझाव साझा कर रहा हूँ। ब्लॉग आमतौर पर एक अनौपचारिक, ब्लॉग्स आर ऑफन रिटन इन ए कैजुअल कन्वर्सेशन स्टाइल whereas essays are more formal and structured, ब्लॉग आमतौर पर एक अनौपचारिक बातचीत पूर्ण शैली में लिखे जाते हैं, जबकि निबंध अधिक औपचारिक और संरचित होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है टेक्निकल राइटिंग। व्हाट इज़ ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग? तकनीकी लेखन की एक मुख्य विशेष, अच्छा ये एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे कि आप कोई अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ आपने, उसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप ब्लॉग दे रहे हैं कि आप मतलब ब्यूटी के लिए कुछ टिप्स डाल रहे हैं, उसके अंदर ब्यूटी टिप्स डाल रहे हैं ब्लॉग के अंदर, तो आप उसके अंदर ब्यूटी टिप्स डाल देंगे, क्या उसके अंदर आप कहीं औपचारिक होगे, या आपको किसी के लिए मतलब सम्मानजनक शब्द बोलने पड़ेंगे या कुछ ऐसा करना पड़ेगा? नहीं। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसलिए वो जो ब्लॉग होते हैं वो क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। और जो आपका क्या होता है, ऐसे होता है, वो उसके अंदर आप जो ऐसे राइटिंग होती है आपकी, उसके अंदर आपको क्या होना पड़ता है, उसके अंदर आपको फॉर्मल होना पड़ता है, वो अधिक फॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। आप खुद सोच सकते हैं, जब भी आप एक बार क्या नाम, वीडियो देखने के बाद एक बार आप ब्लॉग देखना निकाल के और एक ऐसे निकाल के देखना, और दोनों की स्टेट में जो उनकी क्या नाम है वर्डिंग है उसको पढ़ना एक बार। उसके बाद है टेक्निकल राइटिंग। व्हाट इज़ ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेक्निकल राइटिंग? तकनीकी लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्लियर, कंसाइज, अनएम्बिजियस इन्फॉर्मेशन, स्पष्ट, संक्षिप्त और अस्पष्टता अस्पष्टता रहित जानकारी। टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉलो दिस स्टेप्स: डाउनलोड द फाइल, रन द इंस्टॉलर, फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए इन चरणों का पालन करें: फाइल डाउनलोड करें, इंस्टॉलर चलाएं, ऑन स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। आप गूगल से जैसे ये क्वेश्चन डालने, आप क्वेश्चन बोलना कि मैं मतलब कि मेरे को पावर पॉइंट कैसे यूज करें, ठीक है, आप ये डालना टेक्निकल राइटिंग में, आप ये डालना। आप जैसे ही गूगल में ये चीज़ सर्च करेंगे तो गूगल आपको यही चीज़ें शॉर्ट में बता देगा कि आप ये चीज़ें करो, डाउनलोड फाइल करो, रन द इंस्टॉल, यानी जो भी पावर पॉइंट के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई आ जाएंगी। तो वो उसके अंदर क्या होगा, क्लियर, कंसाइज और अनएम्बिजियस इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि स्पष्ट रहित जानकारी आपको मिल जाएगी। तकनीकी लेखन का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्यों को समझने, निष्पादित करने में मदद करने के लिए सटीक और स्पष्ट जानकारी प्रदान करना होता है, जिसमें अनावश्यक विवरण शामिल नहीं होते। ऐसे राइटिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मल ऐसे? औपचारिक निबंध की सबसे सामान्य संरचना क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वैश्विक स्तर पर विनाशकारी रहे हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की स्थिति, जैव विविधता का नुकसान इसके मुख्य परिणाम हैं। अंत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। औपचारिक निबंध एक स्पष्ट रचना का पालन करता है, जिसमें विषय प्रस्तुत करने वाली प्रस्तावना, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाला मुख्य भाग और निबंध का सारांश प्रस्तुत करने वाला निष्कर्ष होता है। यानी फॉर्मल ऐसे के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी के मेन पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आता है और समराइज, जो कंक्लूजन क्या करता है, समराइज करता है ऐसे को। मेमो राइटिंग। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेमो? तो मेमो का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कम्युनिकेट मैसेजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के भीतर आंतरिक संदेशों का संचार करना। कृपया सूचित किया जाए कि कार्यालय शुक्रवार को रखरखाव कार्य के कारण बंद रहेगा। मेमो का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी संगठन के भीतर आंतरिक उद्देश्य संदेशों का संचार करना। यानी कि भाई मेमो क्या होगा, जैसे कि स्कूल के अंदर आप जाओगे जब, तो स्कूल के अंदर आपको कोई भी जानकारी मिल जाएगी कि कल जो स्कूल है वो इतने बजे से इतने बजे तक लगेगा। तो इस तरह से मेमो काम करता है, कैसा संदेश देने के लिए, जो कि किसी संगठन के भीतर ही किसी संदेश को, किसी मैसेज को अगर आपको कन्वे करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए हम मेमो का यूज करते हैं। जैसे प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड दैट द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क, कृपया सूचित किया जाए कि कार्यालय शुक्रवार को रख रखाव कार्यों के कारण बंद रहेगा। मेमो का उपयोग किसी संगठन के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट साझा करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर संक्षिप्त और सीधे प्रारूप में होता है।
समरी राइटिंग, सारांश लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? टू प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल पाठ के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करना। लेख में शिक्षा पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर चर्चा की गई है, जिसमें इसके सीखने के परिणामों में सुधार करने में भूमिका पर जोर दिया गया है। सारांश एक बड़े पाठ के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेपित करता है, जिससे पाठकों को विस्तृत जानकारी के बिना जल्दी समझने में मदद मिलती है। बिजनेस प्रपोजल राइटिंग, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस प्रपोजल? व्यावसायिक प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कन्विंस पोटेंशियल क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स टू टेक एक्शन, संभावित ग्राहकों या निवेशकों को कार्रवाई करने के लिए राजी करना। किसका? बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी मतलब पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कार्य करने के लिए राजी करना। हम पर्यावरण अनुकूलन पैकेजिंग समाधानों को विकसित करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे लागत में 20% की कमी आएगी। व्यावसायिक प्रस्ताव का उद्देश्य हितधारकों को ऐसा योजना प्रस्तुत करके राजी करना जो समाधान और लाभ प्रदान करती हो। एप्लीकेशन लेटर राइटिंग, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन लेटर? आवेदन पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? हाईलाइट योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन द पोजीशन, अपनी योग्यता को उजागर करना और पद में रुचि व्यक्त करना। ठीक है, यानी आवेदन पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आवेदन पत्र जब आप करते हैं तो जब भी आप किसी के लिए आवेदन पत्र करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेटर लेके जाते हैं, तो उसके अंदर आप यही तो बताएंगे कि मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, जिससे कि आपको मुझे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ले लेना चाहिए। हाईलाइटिंग योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन द पोजीशन, जैसे आई एम excited to apply for the marketing manager position as my experience in digital marketing aligns with the requirements of the role। मैं मार्केटिंग मैनेजर पद के लिए आवेदन करके उत्साहित हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मेरा अनुभव इस पद की आवश्यकताओं से मेल खाता है। आवेदन पत्र का उद्देश्य आपके योग्यता और उस नौकरी के लिए उत्साह को प्रदर्शित करता है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ईमेल राइटिंग, व्हाट इज़ द करेक्ट टोन फॉर राइटिंग ए फॉर्मल ईमेल? औपचारिक ईमेल लिखने के लिए सही लहजा क्या है? तो पोलाइट और प्रोफेशनल, विनर मोर पेशेवर। डियर मिस्टर शर्मा, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग लास्ट वीक रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। प्रिय श्री शर्मा, मुझे आशा है कि आप कुशलतापूर्वक होंगे। मैं पिछले सप्ताह हमारी बैठक के संबंध में परियोजना की समय रेखा पर चर्चा करने के लिए लिख रहा हूं। एक फॉर्मल ईमेल शुड मेंटेन ए रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल टोन विद क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। एक औपचारिक ईमेल में सम्मानजनक पेशेवर लहजा होना चाहिए। इसमें स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है प्रपोजल राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्रपोजल? प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू प्रेजेंट ए प्लान और आइडिया फॉर कंसिडरेशन, विचार के लिए योजना या विचार प्रस्तुत करना। प्रपोजल एम, यह प्रस्ताव कंपनी भर में नई समय प्रबंधन सॉफ्टवेयर को लागू करके उत्पादकता बढ़ाने की योजना प्रस्तुत करता है। एक प्रस्ताव का उद्देश्य किसी समस्या को हल करने, अवसर का लाभ उठाने के लिए कार्य योजना या विचार का सुझाव देना होता है। कवर लेटर राइटिंग, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन ए कवर लेटर? आपको कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? तो रीजन वाई यू आर सूटेड फॉर द जॉब एंड हाउ योर स्किल मैच द पोजीशन, आपके नौकरी के लिए उपयुक्त होने के कारण और आपके कौशल कैसे पद के अनुरूप हैं। परियोजना प्रबंधन में मेरा अनुभव और मेरी, चलो मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ इसको। माई एक्सपीरियंस इन ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंबाइंड विद माई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल मेक मी परफेक्ट फिट फॉर द रोल ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर एट योर कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से कवर लेटर में आप बताएंगे अपनी योग्यता और आप उस जॉब के लिए कैसे लायक हैं। एक कवर लेटर को यह बताना चाहिए कि आप नौकरी के लिए अच्छे उम्मीदवार क्यों हैं और आपके कौशल और अनुभव को नौकरी की आवश्यकताओं से जोड़ना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल रिटन रिपोर्ट? निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे से लिखी गई एक रिपोर्ट की विशेषता है? तो क्या है? फैक्चुअल, फैक्ट होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, तथ्यात्मक और निष्पक्ष प्रस्तुति। पिछले तिमाही की बिक्री रिपोर्ट
पिछली अवधि की तुलना में राजस्व में 15% की वृद्धि दर्शाती है। अब देखो यहाँ पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अंदर एक फैक्चुअल डाटा आपको दिया गया है, यानी 15 यहाँ पर फैक्चुअल डाटा दिया गया आपको 15%। तो इस तरह से रिपोर्ट के अंदर आपको जो डाटा लेना है वो फैक्चुअल लेना है। एक अच्छी तरह से लिखी गई रिपोर्ट तथ्यों और आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करती है और बिना व्यक्तिगत राय या भावनात्मक भाषा, यानी अपने आपको अपनी भावनाएं और उसके अंदर ऐड नहीं करनी या किसी व्यक्ति की राय नहीं ऐड करनी। जो भी निष्पक्ष चीज़ है और जो डाटा कह रहा है वही चीज़ आपको रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। उसके बाद मिनट ऑफ मीटिंग्स, बैठक के मिनट्स लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है, बैठक के दौरान सहमति से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाओं का निर्णय, यानी भाई जो भी बैठक के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं उनका क्या बनाना, उनकी एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि बैठक के अंदर क्या निर्णय लिए गए, क्या डिसीजन लिए गए। कार्य जो शुक्रवार तक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और टीम इसे सोमवार को समीक्षा करेगी। जॉन विल ड्राफ्ट द इनिशियल रिपोर्ट बाय फ्राइडे एंड टीम विल रिव्यू इट ऑन मंडे। बैठक की मिनट्स का उद्देश्य है औपचारिक बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों, कार्यों और जिम्मेदारियों का दस्तावेजीकरण करना। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑन एजेंडा इन मीटिंग? बैठक में एजेंडा का मुख्य कार्य क्या होता है? टू आउटलाइन द टॉपिक्स टू बी डिस्कस, चर्चा किए जाने वाले विषयों का विवरण प्रस्तुत करना। आज की बैठक के एजेंडा में तिमाही वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा, नई विपणन रणनीतियों पर चर्चा और आगामी उत्पाद लॉन्च की योजना शामिल है। यानी ये चीज़ें यहाँ शामिल होंगी। आज के एजेंडा है, आज की मीटिंग का क्या क्या चीज़ें आज की मीटिंग में होनी है, एजेंडा उसके लिए होगा। एजेंडा बैठक के संचालन के लिए एक संरचित सूची प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाए। यानी कि क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए एजेंडा बना है, मीटिंग में ये चीज़ें होंगी। ये चीज़ें सिंपल सी एजेंडा के लिए। और अगर मिनट्स की बात करें तो बैठक के मिनट्स का उद्देश्य औपचारिक बैठक के दौरान लिए गए, देखो मिनट्स कब होती है? मिनट्स होती है जब मीटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट मीटिंग होने के बाद क्या क्या चीज़ें मीटिंग के अंदर हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मिनट्स के अंदर होता है। और एजेंडा के अंदर क्या होता है? एजेंडा के अंदर होता है मीटिंग के अंदर आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, यानी मीटिंग से पहले का रिकॉर्ड एजेंडा में और मीटिंग के बाद का सारा रिकॉर्ड मिनट्स में। मेमो राइटिंग में से कौन सा मेमो के बारे में सत्य है? इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन। और अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको कोई समाचार देना है, कोई न्यूज़ देनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मेमो राइटिंग करेंगे। जैसे कि कोई भी चेंज हुआ है, टाइम में चेंज हुआ है या छुट्टी करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब मेमो राइटिंग के अंदर आएगा। आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे चलेंगे हम सीधा। ये आर्टिकल राइटिंग, कौन सा लेख लिखते समय मतलब महत्वपूर्ण क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है रेलिवेंट एंड वेल रिसर्च्ड कंटेंट, प्रासंगिक और अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री ही आप आर्टिकल के अंदर डालते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल देंगे। तो हम इस लेख में हम पवन और सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लाभों की जांच करेंगे। एक लेख में अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री होनी चाहिए जो विषय से संबंधित और स्पष्ट और तार्किक संरचना में प्रस्तुत की गई हो। लेटर राइटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ ए फॉर्मल लेटर? औपचारिक पत्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? यूज ऑफ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल टोन, सम्मानजनक और पेशेवर लहजे का उपयोग। आदरणीय महोदया, मैं जैसे सर, मैडम, ये सी चीज़ होनी चाहिए। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द प्रोजेक्ट। औपचारिक पत्र विनम्र, पेशेवर होने चाहिए जिसमें स्पष्ट प्रारूप हो, प्राप्तकर्ता को सम्मानपूर्वक संशोधित किया जाए। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, हाउ डज द टोन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर डिफर फ्रॉम ए फॉर्मल लेटर? अनौपचारिक पत्र का लहजा औपचारिक पत्र से कैसे भिन्न होता है? इट इज़ मोर कैजुअल एंड पर्सनल, यह अधिक अनौपचारिक और व्यक्तिगत होता है। जैसे अपने फ्रेंड को आप लिख रहे हैं, हाय जॉन, आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट वांटेड टू कैच अप एंड सी हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन योर एंड। हाय जॉन, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, बस आपसे संपर्क करना चाहता था, देखना चाहता था कि आपके यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। अनौपचारिक पत्रों में आरामदायक दोस्ताना लहजे की अनुभूति होती है जिन्हें अक्सर दोस्तों या परिवार के लिए लिखा जाता है, और यह व्यावसायिक पत्र की औपचारिक संरचना का पालन नहीं करता। जब औपचारिक और अनौपचारिक की बात आए तो आप सोच लेना कि एक तो आप अपने
सर को, यानी कि जो भी आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं आप उसके बॉस को लेटर लिख रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड को अनौपचारिक में अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो आपका जो लहजा होगा वो कैसा होगा, ठीक है, आपकी टोन कैसी होगी। उसके बाद 66 क्वेश्चन में आ गए, विच एलिमेंट इज क्रूशियल इन स्पीच राइटिंग फॉर एंगेजिंग द ऑडियंस। श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए भाषण लेखन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो इंटरेक्टिव क्वेश्चंस एंड स्टोरी टेलिंग। Let us ask you, how many of you have ever faced a challenge so tough that you wanted to give up? Now imagine overcoming that challenge. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग कभी ऐसे कठिन चुनौती का सामना कर चुके हैं कि आप हार मानना चाहते थे, अब उस चुनौती को पार करने की कल्पना करें। ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है आपका स्पीच राइटिंग के अंदर। यानी कि स्पीच में कौन सा ऐसा तत्व होना चाहिए जिससे कि आप जो सुनने वाले हैं उनको आकर्षित कर सकें। तो क्या इंटरेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आप कोई क्वेश्चन, जैसे आप स्पीच दे रहे हैं, स्पीच देते हुए आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लें। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सारे लोग आपके जो आपका स्पीच है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। या फिर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, वो स्टोरी के अंदर आप स्पीच दे रहे हैं और स्पीच देते देते बीच में आप एक स्टोरी को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप उस स्टोरी को इंक्लूड करते हैं तो लोग आपकी स्टोरी को क्या करेंगे, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इससे जो आपका स्पीच है वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि जैसे ही आप स्पीच राइटिंग, अगर आपका मेंस में आ जाता है टॉपिक, आप स्पीच राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आप कोई छोटी सी स्टोरी डाल सकते हैं ताकि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका सॉलिड हो जाए। एडिटोरियल, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडिटोरियल। संपादिक जो एडिटोरियल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडिटोरियल का। आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो उसका ही पूछा है। तो टू प्रेजेंट द राइटर ओपिनियन ऑन ए करंट इशू, किसी वर्तमान मुद्दे पर लेखक की राय प्रस्तुत करना। आज के संपादकीय में मैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के सतत शहरी योजना के महत्व पर चर्चा करूँगा। संपादकीय आमतौर पर लेखन या प्रकाशन के वर्तमान मामलों या महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर राय व्यक्त करते हैं और सामाजिक राय को प्रभावित करने का लक्ष्य रखते हैं। Minutes of meeting. Which of the following is included in the minutes of a meeting? बैठक की कार्रवाई में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो मिनट्स में समरी ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजंस मेड, जो निर्णय लिए जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं। प्रेस रिलीज राइटिंग में क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो क्या होता है, जनता को समाचार योग्य जानकारी की घोषणा करना। पढ़ सकते हैं आप क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आगे चलेंगे। रिपोर्ट राइटिंग की व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन ए रिपोर्ट एंड एसे। रिपोर्ट और निबंध में मुख्य डिफरेंस क्या होता है। रिपोर्ट तथ्यात्मक और संरचित होती है जबकि निबंध तर्क और राय का अन्वेषण करते हैं, यानी कि फैक्ट बेस्ड होती है रिपोर्ट और तर्क बेस्ड होते हैं एसे। जैसे रिपोर्ट अधिक तथ्यात्मक होती है जो स्पष्ट संरचना के साथ उपशीर्षक और खंडों में विभाजित होती है, जबकि निबंध अधिक विरोचोत्तेजक होते हैं और विचारों का अन्वेषण करते हैं। यह रिपोर्ट महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करती है, जो विभिन्न अध्ययनों से डेटा और सांख्यिकी प्रदान करती है। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा। जैसे उसके बाद है नोटिस राइटिंग। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ राइटिंग ए नोटिस। तो क्या है इसका प्राइमरी पर्पज, टू कन्वे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट टू ए ग्रुप, किसी समूह को महत्वपूर्ण जानकारी या घोषणाएं प्रदान करना। आगे ही चलेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग निबंध का कौन सा हिस्सा आमतौर पर मुख्य, विच पार्ट ऑफ एन ऐसे टिपिकली समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफर ए फाइनल व्यू पॉइंट। तो मेन पॉइंट और फाइनल व्यू पॉइंट ऐसे में कहाँ होते हैं, कंक्लूजन के अंदर होते हैं। स्पीच राइटिंग, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ एन इफेक्टिव स्पीच इंट्रोडक्शन। एक प्रभावी भाषण की भूमिका की एक मुख्य विशेषता क्या होती है, तो क्या होती है, एक क्लियर एंगेजिंग स्टेटमेंट्स दैट ग्रैब्स अटेंशन, एक स्पष्ट रोचक बयान जो ध्यान आकर्षित कर सके। यानी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई समरी सुना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है आर्टिकल राइटिंग। समाचार पत्र के लिए लेख लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव कंटेंट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, किसी विशेष विषय पर जानकारीपूर्ण और प्रेरक सामग्री प्रदान करना। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट? औपचारिक रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है? क्लियर स्ट्रक्चर विद हेडिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, स्पष्ट रचना और उद्देश्यपूर्ण भाषा के साथ उपशीर्षक। रिपोर्ट में कंपनी की वार्षिक बिक्री के आंकड़े शामिल, यानी कि रिपोर्ट के अंदर फैक्चुअल डाटा होता है, भाई इतनी ध्यान रख लो। सर्कुलर राइटिंग क्या होता है? वेबसाइट इज द मेन पर्पज ऑफ एन सर्कुलर इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्या होता है? टू शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन विद मल्टीपल रेसिपेंट्स, एक ही जानकारी को कई प्राप्तकर्ताओं के साथ साझा करना होता है सर्कुलर में। यह सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस अवकाश के लिए कार्यालय 25 दिसंबर को बंद रहेगा। तो ये सभी के पास जाना चाहिए ना मैसेज। तो ये क्या होगा? सर्कुलर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परिपत्र या का उपयोग बड़ी संख्या में एक समान जानकारी वितरित करने के लिए किया जाता है। इससे विभागों या समूहों के बीच समान संचार सुनिश्चित होता है। डिबेट राइटिंग, एक सफल बहस के लिए क्या आवश्यक है? प्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट विद सपोर्टिव एविडेंस, यानी कि जब भी आप ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस पे के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2023 में। तो क्या है? प्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स विद सपोर्टिव एविडेंस, स्ट्रॉन्ग ठोस तर्क होने चाहिए और परिणामों में उनका समर्थन करना, यानी कि एविडेंस भी होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी होने चाहिए डिबेट के अंदर। जैसे कि मेरा मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा अधिक लचीलापन प्रदान करती है और अध्ययन बताते हैं कि ई लर्निंग में शामिल छात्र जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखते हैं। एक सफल बहस में ठोस शोध किए गए तर्क और प्रति तर्क प्रस्तुत करना शामिल होता है, यानी कि एक तर्क होना चाहिए, उस तर्क के अगेंस्ट एक प्रति तर्क होना चाहिए जो तथ्यात्मक साक्ष्य में समर्थित होते हैं और विपक्षी दृष्टिकोण को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हैं। प्रपोजल राइटिंग, व्हाट शुड ए गुड प्रपोजल इंक्लूड टू बी परसुएसिव, एक अच्छा प्रस्ताव प्रभावी होने के लिए क्या शामिल होना चाहिए? क्लियर प्लान विद अचीवेबल गोल्स एंड बेनिफिट्स, एक स्पष्ट योजना जिसमें हासिल करने योग्य लक्ष्य और लाभ शामिल हों। ये सब किसके अंदर होने चाहिए? ये होने चाहिए गुड प्रपोजल के अंदर। या पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रेसी राइटिंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसी राइटिंग, सार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पार्ट टू समराइज द टेक्स्ट इन ए कंसाइज फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आगे चलेंगे, पढ़ चुके हैं। लेटर राइटिंग, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ फॉर्मल लेटर, कैसी टोन होनी चाहिए? पोलाइट होनी चाहिए और प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। नोटिस राइटिंग, व्हाट इज़ द की इन्फॉर्मेशन दैट ए नोटिस मस्ट इंक्लूड, एक नोटिस में कौन कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए? तो डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्पज ऑफ द इवेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नोटिस राइटिंग के अंदर। मेमो राइटिंग, किसी संगठन में ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या करना? प्रोवाइड क्विक एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के भीतर त्वरित और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आपका आता है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग के अंदर क्या होता है? व्हाट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट व्हेन राइटिंग ए प्रोफेशनल ईमेल, एक पेशेवर ईमेल लिखते समय किसे उचित माना जाता है? तो यूजिंग ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड प्रोफेशनल टोन, स्पष्ट विषय रेखा और पेशेवर स्वरूप का उपयोग करना। उसके बाद है स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज़ ए की एलिमेंट इन स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन में एक प्रमुख तत्व क्या है? तो क्या है? कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, पात्र और कहानी का ताना बाना, ये सब, यानी पात्र किसके अंदर होते हैं? स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या क्या होते हैं? कैरेक्टर और प्लॉट मेन होता है। पात्र और कहानी का ताना बाना कहानी लेखन के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वे कथा को आगे बढ़ाते हैं और पाठक को जोड़ते हैं। डायलॉग राइटिंग, संवाद लेखन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो कैप्चरिंग नेचुरल स्पीच पैटर्न, स्वाभाविक भाषाई पैटर्न को पकड़ना। प्रभावी संवाद को वास्तविक जीवन में लोगों के बोलने के तरीके को दर्शाना चाहिए जिससे विघटन, अनौपचारिक भाषा और भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल होती हैं। समरी राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ राइटिंग ए समरी, सारांश लिखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मूल पाठ को टू कंडेंस द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड हाईलाइट मेन पॉइंट्स, मूल पाठ को संक्षेपित करना, मुख्य बिंदुओं को उजागर करना। आर्गुमेटिव राइटिंग, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ आर्गुमेटिव राइटिंग, तो तर्कात्मक लेखन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या होना चाहिए?
टू कन्विंस रीडर ऑफ ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, पाठकों को एक विशेष दृष्टिकोण से विश्वास दिलाना। इसके अंदर आर्गुमेटिव राइटिंग के अंदर पाठकों को विश्वास दिलाना कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। तर्कात्मक जो आर्गुमेटिव राइटिंग है का उद्देश्य होता है दर्शकों को तर्कसंगत तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करके राजी करना, जिससे विरोधी तर्कों का समाधान करना और मुख्य तर्क को मजबूत करना शामिल होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा पर एक तर्कात्मक निबंध में लेखन इस बात के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि यह सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या शामिल होना चाहिए? फैक्ट, डाटा एंड फाइंडिंग्स, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्या होना चाहिए? क्रिएटिव एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी, कल्पना और मौलिकता पर जोर होना चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर लेखन स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विचारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, अक्सर शैली और सामग्री में कलात्मक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। उसके बाद है थीसिस राइटिंग। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो टू प्रेजेंट द मेन आर्गूमेंट और क्लेम ऑफ द एसे, निबंध का मुख्य तर्क या दावा प्रस्तुत करना। ठीक है, मेन आर्गूमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है? मेन आर्गूमेंट और क्लेम ऑफ द एसे। जलवायु परिवर्तन पर निबंध के लिए थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई किया जा सकता है। एक थीसिस स्टेटमेंट पाठक को स्पष्ट रूप से मुख्य विचार निबंध की दिशा प्रस्तुत करके मार्गदर्शन करता है, जो आगे आने वाले तर्क के लिए एक नक्शा के रूप में कार्य करता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट डेफिनेशन। एक जो प्राइमरी पर्पज ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू असेस द वायबिलिटी ऑफ ए प्रपोजल प्रोजेक्ट, प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करना, यानी कि जो भी प्रस्तावित रिपोर्ट चल रही है उसके अंदर कैसा काम चल रहा है वो सब किसके अंदर लिखा जाएगा? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। जैसे एक नए स्कूल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट में शिक्षा की मांग, संभावित लागत, उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर सकती है। यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जैसे कोई स्कूल का काम चल रहा है, कितना काम हुआ है, कितने उसके अंदर पैसे लगेंगे, कितने उसके अंदर संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ये सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा। एक जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसका प्राथमिक उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि क्या प्रस्तावित परियोजना आर्थिक, तकनीकी, कानूनी, संचालनात्मक कारकों जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर व्यवहारिक और संभव है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यानी कि इनका प्रकार कौन सा प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, यानी सीधी सी बात है फिजिबिलिटी की सारी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल फिजिबिलिटी नहीं होती है। तकनीकी व्यवहार्यता मूल्यांकन करती है कि क्या एक परियोजना के लिए आवश्यक तकनीक उपलब्ध और कार्यशील है। तो भाई ये सारी इसकी टाइप थी। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या में क्या क्या शामिल होता है? पर्सनल ओपिनियन, डिटेल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, इरेलीवेंट डाटा, इमोशनल अपील। डिटेल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स, विस्तृत परियोजना उद्देश्य। एक नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट स्पष्ट रूप से उद्देश्यों का उल्लेख करेगी, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्थिरता प्राप्त करना। Importance of market analysis. Why is market analysis important in feasibility report? एक व्यवहार्यता रिपोर्ट में बाजार विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिमांड एंड कंपटीशन, संभावित मांग और प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए। यानी कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें जो मार्केट एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, मार्केट एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिमांड, यानी कि जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, मार्केट एनालिसिस के लिए। एक नए रेस्तरां के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाजार विश्लेषण अनुभाग में स्थानीय भोजन प्रवृत्तियों और प्रतिस्पर्धियों की पेशकश का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एक व्यवहार्यता रिपोर्ट में वित्तीय अनुमानों की क्या भूमिका होती है? तो संभावित राजस्व और खर्चों का विवरण, यानी कि भाई जो भी खर्चों का विवरण होता है, कितना खर्चा लगेगा, क्या होगा, ये सब कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आएगा। आप पढ़ सकते हैं इसको। लीगल कंसिडरेशन इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट।
तो लीगल कंसिडरेशन जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, कानून और विनियमनों के और कानून पालन होता है। ये पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा जो लेक्चर लेते लेते इतने सारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनको एक्सप्लेन करने करते करते मुंह दुखने लगता है और कई सारे वर्ड बोले भी नहीं जाते फिर। ठीक है। ऑपरेशन फिजिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, संगठन की परियोजनाओं को लागू करने की अक्षमता किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़। तो फिजिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आता है, टेक्निकल, इकोनॉमिक, लीगल और ऑपरेशन, ये सब आते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो जो रिस्क असेसमेंट है उसका जो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों आवश्यक है, ये कहना चाहता है। तो इट आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स दैट मे हिंडर प्रोजेक्ट सक्सेस, यह संभावित बाधाओं की पहचान करता है जो परियोजना की सफलता को बाधित करते हैं। यानी कि जो जोखिम आकलन है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनके लिए का असेसमेंट क्यों लगाती है, यानी भाई आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए उसके अंदर बहुत सारी आगे दिक्कतें आ रही हैं वो काम करते हुए, तो जो रिपोर्ट होती है वो ये बताती है कि आपको इस परियोजना के अंदर ये जो दिक्कतें आ सकती हैं, बाधा आ सकती है, उनकी पहचान करना ही क्या इस रिपोर्ट का मकसद होता है। ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट ऑडियंस, वो हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस फॉर ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्राथमिक दर्शक कौन होता है, तो कौन होता है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर, परियोजना के हितधारक और निर्णय लेने वाले यानी कि स्टेक होल्डर और डिसीजन मेकर क्या होते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्राइमरी ऑडियंस होती हैं। ठीक है भाई, तो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है कि मतलब मेरे को ये आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आप कंप्लीट लेक्चर देख रहे हैं, आप बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बोर होने का हमारे पास कोई ना तो टाइम है और ना ही चांस है। लास्ट चांस चल रहा है क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है और हम फिर से यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी हमारा जो सिलेक्शन होगा वो फेयर सिलेक्शन होगा। हर किसी का सिलेक्शन, इतनी अच्छी जॉब मिलने वाली है आपको, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब जो अप्रोच के आपको एक बहुत अच्छी जॉब लेने वाले हैं। ठीक है। तो मेहनत अपनी आपको करनी पड़ेगी, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ। एक लेक्चर लेने में मुंह दुखने लगता है और एक लेक्चर को बनाने में पूरा दिन लग जाता है। आपके लिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आना जो कि आज तक के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, आपको ऐसा कंटेंट दूं कि आपको पेपर में बैठने, जो आप भी आप पेपर देने बैठे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, जो भी आपका टॉपिक रह गया है जो मैं आपको नहीं करवाया है मैंने, और वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके इम्पोर्टेंट राइटर हैं, प्लीज़ टेलीग्राम के ऊपर या फिर आप इस जो भी वीडियो है उसके अंदर आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक छूट गया है, आप इसके ऊपर वीडियो बना दें। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका कौन सा टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक वीक है या कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसके ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। या फिर क्या नाम है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कौन सा राइटर है आपका छूट गया है, वो आप उसके बारे में आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपके लिए उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।